आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरबीसी। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे थे। ब्लड में हमने क्या क्या कवर किया था, प्लाज्मा को हमने देखा था। तो हमने क्या कहा था कि ब्लड जो है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है। हमने कहा कि जो है 55% जो था वो क्या था, प्लाज्मा, और बाकी जो था वो क्या थे, कॉर्पस्कल्स। ये इन्हीं को हमने क्या कहा था, सेल्स बोला था। जो कि कितना पार्ट बना रहे थे, 45% पार्ट जो बना रहे थे वो कौन बना रहे थे, ये सेल्स वाले पार्ट। इसी में हमने कहा था कि इसमें हमें तीन टाइप की, ब्लड में हमें तीन टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये हमने कहा था। तो आज हम इसी आरबीसी को देखने वाले हैं। तो आरबीसी का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम लिखेंगे दीज आर, ये तो हमें पता है कि क्या है, ब्लड सेल्स है। आरबीसी जिसका जो नाम है वो क्या है, एरिथ्रोसाइट भी हम जिसे बोलते हैं, और रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, या फिर कभी कभी क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। दीज आर ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि इसमें क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। हमने पढ़ा है कि सारे जो सेल्स होते हैं, हम जब कभी भी क्या बनाते हैं, एनिमल सेल की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, है ना। न्यूक्लियस बनाते हैं और बाकी सारे क्या बनाते हैं, सेल ऑर्गेनेल बनाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। तो हमारे पास जो आरबीसी है उसमें क्या होता है, जब आरबीसी क्या होती है, इमेच्योर आरबीसी होती है, तो इमेच्योर आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस समय क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। लेकिन जैसे ही जो आरबीसी होती है वो कैसे हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तब उसका जो न्यूक्लियस हो जाता है वो क्या हो जाता है, नहीं रहता है उसमें न्यूक्लियस। तो हम क्या बोलेंगे, जो आरबीसी है वो क्या है, दीज आर ई न्यूक्लिएटेड, और इनका जो शेप है वो कैसा है, बाय कॉनकेव, मतलब कुछ इस तरीके का शेप हमें देखने को मिलेगा, है ना, केव लाइक दिख रहा है। तो इस क्या है, मैच्योर आरबीसी में हमारे पास क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यही हम बोल रहे हैं। और साथ में हमने क्या कहा कि सेल्स के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनेल भी होते हैं। लेकिन आरबीसी में हमारे पास क्या होता है, आरबीसी ऑल्सो लैक ईआर एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा जो आरबीसी होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। और ये तो हमने लिख ही दिया है कि न्यूक्लियस नहीं होने वाला है। अब जो आरबीसी है, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है, जैसे हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी सेल के बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। तो आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं डोनांस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, डोनांस मेम्ब्रेन, जो कि प्रोवाइड क्या कर, जो कि इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी बिलिटी टू द सेल। सेल को क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, डोनांस मेम्ब्रेन। अब हम इसके डायमीटर की बात कर लेंगे। तो अगर ये आरबीसी है तो आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो होता है लगभग 7 to 8 माइक्रोन। और ये मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत अलग तरीके से बना दिया। अगर देखो आरबीसी अगर ये है तो यहाँ पर जो होती है, इसका यहाँ पर है ये 1 माइक्रोन, और पेरीफेरी में इसका जो लेंथ है वो है 2 माइक्रोन, है ना। इधर भी 2 माइक्रोन, इधर भी लगभग 2 माइक्रोन। तो इसमें लिख लेंगे थिकनेस एट सेंटर, सेंटर में कितना है, 1 माइक्रोन। दूसरा लिखेंगे थिकनेस एट पेरीफेरी, पेरीफेरी यानी कि किनारे की तरफ। तो यहाँ किधर कितना है, 2 माइक्रोन। तो पेरीफेरी में जो हमारा थिकनेस है वो है 2 माइक्रोन। और हमने क्या कहा था कि जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ आरबीसी, वो हमें देखने को मिलेगा अप्रॉक्स 7 to 8 माइक्रोन। इतना हमें इसका डायमीटर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर हम क्या बोलते हैं कि क्या देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। तो लिख लेंगे इट हैज़ अ रेस्पिरेटरी, क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इट हैज़ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन। इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो गैसेस में भी हमारे पास क्या आते हैं, ऑक्सीजन और
CO2। तो इनका ट्रांसपोर्ट क्या होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, तो हमारे हर एक टिश्यू को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मीडियम है, मीडियम क्या है, ब्लड। और ब्लड में भी क्या है, RBC है, और RBC के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो वो क्या करता है, कैरी करता है किसको, इस ऑक्सीजन को। अब हम बात करेंगे नॉर्मल RBC काउंट के बारे में। RBC काउंट यानी कि कितना नंबर ऑफ RBC देखने को मिलता है। तो इन केस ऑफ मेल, तो मेल में देखने को मिलेगा 5 to 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। इतना देखने को मिलेगा किसमें, मेल्स में। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखने को मिलेगा 4.5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। इतना हमें किस में देखने को मिलेगा, फीमेल में। तो ये वैल्यू हमें क्या करना होता है, याद करना होता है। जैसे हमने कहा था कि ब्लड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था उसको हमने कहा था कि वो क्या है, हीमोपोएसिस। क्या था, हीमोपोएसिस। वैसे ही हम क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन। RBC के फॉर्मेशन को हम बोल देते हैं, जो RBC फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस एंड ऑर्गन, और जो सारे ऑर्गन क्या करते हैं, RBC बनाने में हेल्प करते हैं, RBC बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन। एंड ऑर्गन विच हेल्प इन RBC production are called एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन। एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन में अगर हम बोलें फीटल लाइफ में सबसे पहले जो होता है हमारा, जो RBC बनाने का काम करता है वो कौन करता है, यॉर्क सैक। फिर थोड़ा बेबी बड़ा होता है तो उसके बाद कौन करता है, लिवर। और लिवर के बाद कौन करता है, स्प्लीन। और उसके बाद जैसे बेबी बड़ा हो जाएगा तो कौन करेगा, रेड बोन मैरो। अप टू 20 ईयर, अगर जब तक हम 20 साल के होंगे तो तब क्या करेगा, इन रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन। किसी भी तरीके का बोन हो, सारे के सारे बोन में क्या बनता है, रेड बोन मैरो बनता है। लेकिन आफ्टर 20 ईयर, जैसे ही क्या होगा, बच्चा जो होगा वो 20 साल से ऊपर हो जाएगा, तो सिर्फ कहाँ बनेगा, एंड ऑफ लॉन्ग बोन। तो जो लॉन्ग बोन है उनके एंड में क्या बनता है, सिर्फ देखो यहाँ पे क्या होता है, ये अगर हम इसको क्या बोले, बोन बोले, तो यहाँ पे पेरीफेरी की तरफ क्या देखने को मिलता है, रेड बोन मैरो। और यहाँ बीच की तरफ देखने को मिलेगा येलो बोन मैरो। तो हमारे जो लॉन्ग बोन होते हैं उसके एंड की तरफ यहाँ पे क्या है, रेड बोन मैरो। तो सिर्फ यहीं पे हमें क्या देखने को मिलेगा, पोएसिस देखने को मिलेगा, यानी कि RBC का फॉर्मेशन होगा। या फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लैट बोन्स जो होंगे, जितने भी फ्लैट बोन्स हैं उनमें क्या होगा, आफ्टर 20 ईयर एरिथ्रोपोएसिस देखने को मिलेगा। जैसे हमारा स्कल बोन है, स्कल बोन के बाद हमारा स्कैपुला है, हमारा हिप बोन है, हमारा रिब्स है, हमारा स्टर्नम हो गया। सारे के सारे किस में आते हैं, फ्लैट बोन के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे लाइफ स्पैन ऑफ RBC। तो जो लाइफ स्पैन RBC का होता है वो होता है 120 डेज। अब 120 डेज के बाद क्या होती है, स्प्लीन में जाती है, और स्प्लीन में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसीलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। तो ये हम लिख भी लेंगे, आफ्टर 120 डेज इट गेट डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। स्प्लीन में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हेंस स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। लेकिन स्प्लीन में ही क्या होता है, स्प्लीन ही एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे क्या होता है, लिख लेंगे, स्प्लीन इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर एक्स्ट्रा RBC, जहाँ पर क्या होती है, एक्स्ट्रा RBC स्टोर रहती है, एक्स्ट्रा RBC इज स्टोर्ड, हेंस ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, क्योंकि 120 डेज के बाद जो होता है RBC जो होती है वो डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ठीक है, अब हम इसके बाद देख लेंगे कि
फेट ऑफ आरबीसी क्या होता है कि आफ्टर 120 डेज के बाद क्या होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, एक हमारे पास क्या है आरबीसी जो होती है आरबीसी क्या होगी आफ्टर 120 डेज। जैसे इसमें क्या हो गए 120 डेज हो गए, तो 120 डेज के बाद यहाँ पे इस आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, सेनाइल आरबीसी। सेनाइल का मतलब क्या होता है, जो कि क्या हो गई, बूढ़ी हो गई है ना, या फिर क्या हो गई, जिसका लाइफ स्पैन पूरा हो गया। तो सेनाइल का मतलब बूढ़ा है ना। तो जैसे क्या हो गई आरबीसी क्या हो गई, बूढ़ी हो गई, फिर क्या होगा, ये कहाँ चली जाएंगी, गोज इन टू स्प्लीन। हमने क्या कहा कि स्प्लीन को ही हम, स्प्लीन में क्या होता है, इनका डिस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पे चली जाएंगी। जैसे स्प्लीन में चली जाएंगी तो स्प्लीन में जाने के बाद उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसका, आरबीसी का, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी इनटू हीम एंड ग्लोबिन। तो ग्लोबिन जो है, क्योंकि ये प्रोटीन है, तो ये किस में अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में, और बॉडी से क्या कर लेगी, रीयूज़ कर लेगी। लेकिन जो ये हीम वाला पोर्शन है, इसके साथ क्या होगा, तो जो हीम वाला पोर्शन है वो किस में टूट जाता है, ये हमारा आयरन। याद रखेंगे कि जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी में जो ये आयरन है, मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है वो कौन से स्टेट में होता है, Fe2+ वाली स्टेट में होता है, Fe3+ नहीं है, Fe2+ है। तो अगर पूछा जाए कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो होता है वो कौन से स्टेट में होता है, तो Fe2+ वाले स्टेज में होता है। तो हीम जो होगा वो किस में टूट जाएगा, हमारे आयरन में, और किस में, प्रोटोपोरफायरिन में। अब देखो ये क्या है, आयरन है, ये दोबारा से क्या हो जाएगा, बॉडी से यूज़ कर लेगी, तो ये क्या हो जाएगा, रीयूज़ हो जाएगा। अब प्रोटोपोरफायरिन है, अब देखते हैं इसका क्या होगा। प्रोटोपोरफायरिन जो प्रोटोपोरफायरिन है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे बिलीरुबिन में, बिलीरुबिन में चेंज हो जाएगा। इस बिलीरुबिन को हम बोलते हैं, अभी ये बिलीरुबिन किस में है, स्प्लीन के अंदर, तो इस बिलीरुबिन को हम बोलते हैं क्या, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, या इसी को हम बोल देते हैं क्या, फ्री बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीरुबिन। अब ये क्या होगा, ये किस में जाएगा, ये जाएगा लिवर में, गोज इनटू लिवर। अब ये लिवर में जाएगा, और लिवर में हमारे पास एक एंजाइम है बिलीरुबिन, किसके साथ बाइंड होता है, हमारे पास एक एंजाइम है UDPGT, इसका नाम है यूरिडीन डाइफॉस्फो ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज। ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है बिलीरुबिन जो हुआ। अब ये जो बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस बिलीरुबिन को क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड बिलीरुबिन। तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है, ये कहाँ है, अब क्या है, लिवर में है ना, ये कहाँ है, लिवर में। तो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहाँ था, स्प्लीन में, और जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो कहाँ है, लिवर में। तो लिवर में क्या होता है, कंजुगेशन हो जाता है, बिलीरुबिन जो है वो UDPGT एंजाइम के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, और कंजुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज हो जाएगा। अब हमें पता है कि लिवर में क्या होता है, बाइल का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो यही कंजुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है, स्टोर इन बाइल। अब इसीलिए क्या होता है, बाइल का कलर जो होता है वो कैसा होता है, येलो। और कुछ जो ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो हमारे फीकल मैटर में और हमारे यूरिन से क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो होता है, दोबारा से डिवाइड होगा किसमें, स्टर्कोबिलिरोजन में, और ये होगा किसमें कन्वर्ट, स्टर्कोबिलिरोजन कन्वर्ट होता है में एक पिगमेंट है स्टर्कोबिलिन, जो कि क्या करता है, इट प्रोवाइड येलो कलर टू द फीकल मैटर को येलो कलर कौन प्रोवाइड करता है, स्टर्कोबिलिन। वैसे ही जो बाइल है वो कुछ क्या हो जाता है, यूरोबिलिरोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें हमारे पास एक पिगमेंट है दैट इज़ यूरोक्रोम, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, येलो कलर प्रोवाइड करता है, किसको, प्रोवाइड टू द यूरिन को क्या करेगा, येलो कलर प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है।
इसमें हमें कुछ और चीज़ें भी याद रखनी कि जो एक आरबीसी होती है, 1 आरबीसी हैज़ अप्रॉक्स 200 to 280 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो एक आरबीसी के अंदर इतने मॉलिक्यूल है किसके, हीमोग्लोबिन के। और हीमोग्लोबिन जो हमें देखने को मिलता है नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में देखने को मिलता है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड में इतना ग्राम हमें क्या देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। और 1 हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट, एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैरी कर सकता है, कैन ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वो क्या कर सकता है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है अपने साथ और उसको कैरी कर सकता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा। अब जो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, हमें पता है कि हीमोग्लोबिन का काम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और क्या बनाता है, HbO2, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि क्या है, टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड, इट इज़ अ टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड, है ना। वैसे ही हमारे पास क्या होता है, HbCO2, CO2 के साथ कंबाइंड होगा और क्या बनाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कभी कभी हमारे पास हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो किसके लिए भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी बाइंड हो जाता है। ये जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है ये भी क्या है, टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो HbCO के साथ बनता है वो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स है। क्या है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये क्या है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स है, तो क्या होता है कि जब कभी भी हम क्या करते हैं, बंद कमरे में क्या करते हैं, कोई अंगीठी जला देते हैं या फिर कोई हीटर ऑन कर देते हैं, तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, ये क्योंकि वेंटिलेशन खत्म हो जाएगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो होता है हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाती है और परमानेंट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, लोग मर भी जाते हैं। तो इसीलिए बंद कमरे में कभी भी क्या नहीं चलानी है, अंगीठी नहीं चलानी। और नीट वालों का मतलब एग्ज़ाम वालों का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये पूछ लेते हैं, इसमें एक स्टेटमेंट लिखना होता है, हीमोग्लोबिन हैज़ 200 टाइम्स मोर बाइंडिंग एफिनिटी टूवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन। देखो हमने क्या कहा था, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करना और हमारे ब्लड टिश्यूज़ में ऑक्सीजन को पहुंचाना। लेकिन हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा किससे प्यार करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। और कितना गुना प्यार करता है, 200 गुना। तो 200 गुना कितना किससे प्यार करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जाके जल्दी जल्दी बाइंड होगा। और हमने बताया है कि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो हमने कंपाउंड बोला, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कैसा कंपाउंड है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स है। तो अगर जो है परमानेंट कॉम्प्लेक्स है तो एक बारी बन गया तो दोबारा क्या नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो अगर टूटेगा नहीं तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम वाला सिचुएशन है, क्योंकि हमारी बॉडी को कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।